आगे जो कक्षा 10 का 5वां पाठ है दैनिक जीवन में रसायन, उसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के जो है वो लगभग सभी कंपटीशन में, जहाँ जनरल साइंस का पेपर भी होता है, जैसे आरएस है, रीट है, सभी में ये टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई थी। किसने बनाई? सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाई। होती क्या पीएच स्केल? अम्ल और क्षारों की, अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए क्या बनाई? पीएच स्केल बनाई। सामर्थ्य को मापने के लिए क्या बनाई? मापने के लिए पीएच स्केल बनाई गई। पीएच स्केल बनाई गई, यानी कि सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई पीएच स्केल। किसी पीएच स्केल होती क्या है? इसकी परिभाषा, किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मैं इस प्रकार भी दिखा सकता हूं। ये सांद्रता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता है। ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पीएच स्केल कहलाती है। पीएच में जो पी वर्ड है, पी जो शब्द है, पी जर्मन भाषा के शब्द पुसांस से बना है। किससे? पुसांस से बना है। इसकी स्पेलिंग POTENZ, पुसांस से बना है, जिसका अर्थ है शक्ति का सूचक। पी का अर्थ होता है, पी क्या है? शक्ति का सूचक माना जाता है। और H जो है वो हाइड्रोजन आयन के लिए है। हाइड्रोजन आयन के लिए क्या लिखा है? H। P क्या है? शक्ति का सूचक, और H क्या है? हाइड्रोजन आयन। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की घातांक पीएच कहलाती है। सांद्रता की घातांक को क्या कहते हैं? घातांक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच स्केल अलग है, ध्यान रखना। किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की घातांक को क्या बोलते हैं? पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन, एक परिभाषा और है पीएच की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? लघुगुणक पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है। अभी आपके समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? पीएच। पीएच बराबर माइनस log, ये लघुगुणक है, log 10। किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो ये सूत्र के रूप में होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ये निशान है, बड़े ब्रैकेट, और
ऋणात्मक लघु गुणक log 10 क्या कहलाता है? pH कहलाता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं pH बराबर माइनस log 10 और H3O प्लस आयन। ये दोनों सूत्र आपके pH के। अब अपन pH स्केल बनाएंगे। आप जब तक इसको एक बार नोट कर लें, वापिस बता दूं मैं। pH स्केल सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बनाई थी। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए pH स्केल को बनाया गया था। जब किसी विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या बोलते हैं? pH स्केल कहते हैं। P यानी शक्ति का सूचक है, जर्मन भाषा के पुसान से लिया गया है। H यानी हाइड्रोजन आयन। pH किसे कहते हैं? किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो लघु गुणक है, ऋणात्मक लघु गुणक है, वो क्या कहलाता है? pH कहलाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अर्थात इसमें एक बात और लिख सकते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उतना ही कम, उतना कम pH का मान होगा। जितनी अधिक हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी, pH का मान उतना ही कम होगा। pH का मान उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। ये इसी सूत्र से लिखा मैंने। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जब ये बढ़ेगी, ये ऋणात्मक है, तो ये बढ़ेगी तो pH का मान क्या आएगा? ऋणात्मक में उतनी ही कम होगी। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी बढ़ेगी, जितनी अधिक होगी, pH का मान उतना ही कम होगा। अपन आगे इस चित्र को बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। आप एक बार वीडियो को रोक करके इस चीज को लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, नोट्स बनाएं। जैसे मैं बात करूं pH स्केल को बनाते हैं। pH स्केल में जो pH का मान है वो 0 से 14 के बीच में होता है। कहां से? 0 से 14। ठीक है। अब इस रेखा को काम लगाओ। इसको मिला, ये बीच की रेखा होगी। इन दोनों को दो भागों में बांट दिया। 0 से शुरू होकर के ये कहां तक है? 14 तक होती है। pH स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। बीच की जो pH होती है वो 7 होती है। यानी कि 7 से नीचे क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ये जो हिस्सा है ये हाइड्रोजन आयन का है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है यहाँ। देखिए आप 0 से चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अत्यधिक है, और 14 की तरफ चलते जाते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है? कम होती जाती है। यहाँ देखो इतना ज्यादा, फिर ये कम होती गई। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और OH हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता यहाँ कम है। हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कौन से आयनों की सांद्रता? OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे आपको क्या पता चला? हाइड्रोजन आयन, तो ये जो pH होगी ये किसकी होगी? अम्लीय होगी। किसकी pH होगी? अम्लीय विलेन की होगी। और जहां OH होता है वो क्षारीय होता है, तो ये क्षारीय pH कराएगी, क्षारीय pH कराएगी। ये अम्लीय pH और ये क्षारीय pH। यानी 7 से जो नीचे है, 7 से pH का मान अगर 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगी? अम्लीय pH, और 7 से अधिक है तो वो क्या कहलाएगी? क्षारीय pH, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होती है क्षारीय pH में, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है? कम होती जाती है। अब जो बात करते हैं, जो 7 pH है वो कैसी होगी? उदासीन होगी, न तो अम्लीय होगी और न ही क्षारीय होगी, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में होंगे। अम्ल
और सार दोनों की क्या होगी, मात्रा बराबर होगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, तो ये पीएच मानी जाती है उदासीन पीएच। ऐसी पीएच उदासीन, ये किसकी होती है, शुद्ध जल की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। बात आती है क्षारीय पीएच किसकी होती है, अपना जो रक्त है उसकी पीएच कैसी होती है, क्षारीय होती है। MgOH की पीएच, OH2 की मिल्क ऑफ मैग्नीज की पीएच कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि एक क्षार है। उसके अलावा साबुन के पानी की पीएच कैसी होती है, क्योंकि उसमें भी क्षार काम में लेते हैं, साबुन के पानी की पीएच कैसी होती है, क्षारीय होती है। जितने भी क्षार हैं उनकी सबकी पीएच कैसी होती है, क्षारीय होती है। अम्लीय पीएच किसकी होती है, जितने भी अम्ल है उनकी पीएच कैसी होती है, 7 से कम, यानी अम्लीय पीएच होती है। तो जैसे खट्टे फलों की पीएच, खट्टे फल की पीएच जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, सभी की पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। मुख की पीएच कैसी होती है, 7 से कम होती है, 6.5 के आसपास होती है, अम्लीय माध्यम होता है। उसके अलावा जठर रस की पीएच भी कैसी होती है, जठर रस, इसकी भी 1.5 से 2 के बीच आसपास होती है। जो मैंने पाचन तंत्र में आपको बताया था कि जठर रस की पीएच 1 से 1.5 के बीच में होती है, तो ये भी अम्लीय है। HCl अम्ल होता है इसमें अंदर, उसकी पीएच क्या होती है, 7 से कम। मुख है, दूध है, उसकी पीएच भी कैसी होती है, 7 से कम। दही है, उसकी पीएच भी क्या होती है, अम्लीय होता है, दूध और दही दोनों ही, तो इनकी पीएच सभी क्या होती है, दूध होती है। तो दही सभी की पीएच क्या होती है, 7 से कम। इसलिए अम्लीय जो पीएच होती है 0 से 7 के बीच की पीएच जो है वो अम्लीय पीएच कहलाती है, और 7 से 14 के बीच में जिसकी भी पीएच है वो क्षारीय पीएच कहलाती है। इसके बाद में अपन बात करें, अगर किसी विलेन की पीएच या किसी पदार्थ या यौगिक की पीएच 0 होगी तो वो अत्यधिक अम्लीय होगा। वो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, जिसकी पीएच क्या होगी, 0, और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, जिसकी पीएच 14 होगी। उदासीन पीएच जो है उसकी, उदासीन पीएच 7 है, 7 तक कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी उदासीन पीएच में आते हैं, शुद्ध जल की पीएच होती है। अब बात करें अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य, अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य, क्षार की सामर्थ्य। विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता एवं हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता, ये सांद्रता का निशान है, सांद्रता पर निर्भर करती है। समझ कि अम्ल और क्षार की जो सामर्थ्य है विलेन में उपस्थित H+ और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इससे आपको समझ में आ गई, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी तो उसकी अम्लीय पीएच होगी, और OH- की सांद्रता अधिक होगी तो वो पीएच कैसी होगी, क्षारीय पीएच होगी। आपके पीएच का जो टॉपिक है वो हुआ। इसके बाद में है पीएच का महत्व, पीएच का दैनिक जीवन में जो महत्व है वो। कई बार मैंने पाचन तंत्र में भी ये चीजें बताई थी, कई बार मसालेदार भोजन करने से या फिर अधिक खाना खाने से पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पेट के अंदर जलन और दर्द महसूस होने लग जाता है। इसको दूर करने के लिए, इसके उपचार के लिए MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जो एक दुर्बल क्षार होता है, एंटी एसिड की तरह कार्य करता है। यह पेट की अम्लता को दूर कर देता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं उदर यानी पेट में कई बार अधिक भोजन एवं मसालेदार भोजन करने
करने से अधिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अधिक अम्ल जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HCl का अधिक मात्रा में बन जाता है। अधिक मात्रा में बन जाता है। अधिक मात्रा में बन जाता है, जिसके कारण पेट में जलन एवं दर्द होने लगता है। जलन एवं दर्द होने लगता है। इसके उपचार के लिए दुर्बल सारक MgOH2 का उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपका नाम पहले भी लिखाया हुआ है मैंने काफी वीडियो में। MgOH2 एंटा एसिड, इसको लिख सकते हैं एंटा एसिड, यानी एसिड पे कार्य करने वाला एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। MgOH2 पेट की अम्लता को उदासीन कर देता है। अम्लता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उदासीन कर देता है। समझ आई बात? कई बार अधिक भोजन लेने से और ये सब करने से हो जाता है। दूसरी बात है कि अपन भोजन करते हैं, सामान्यतः जो मुख की पीएच होती है वो 6.5 के आसपास होती है, यानी अम्लीय होती है, लेकिन 6.5 कम अम्लीय होती है। भोजन करने के पश्चात अपने मुख में जो जीवाणु है वो दांतों पे लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बना लेते हैं। जो जीवाणु होते हैं मुख के अंदर, वो अवशिष्ट भोजन जो दांतों के अंदर चिपक जाता है कहीं, उससे क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं, जिससे मुख की पीएच क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है, इनेमल का नुकसान होने लग जाता है, दांत कमजोर होने लग जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए अपने को भोजन करने के पश्चात दंत मंजन या सारी विलेन से मुख की सफाई करनी चाहिए, जिससे अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। आप इसको भी लिख लें, यानी कि सामान्यतः इसको लिखें, सामान्यतः मुख की पीएच जो होती है 6.5 होती है। मुख में उपस्थित जीवाणु, मुख में उपस्थित जीवाणु दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे मुख की पीएच कम हो जाती है। मुख की पीएच और कम हो जाती है, कम हो जाती है।
यदि मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। दांतों के इनेमल का क्षय यानी क्षति होने लग जाती है, क्षय होने लगता है। इसको रोकने के लिए भोजन करने के पश्चात दंत मंजन या क्षारीय विलेन से, क्योंकि अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा क्षारीय विलेन से मुख की सफाई करनी चाहिए। मुख की सफाई करनी चाहिए, जिससे दंत क्षय को रोका जा सकता है, जिससे दंत जो क्षय है उसको रोका जा सकता है। समझ में आई बात? पीएच के दो महत्व मैंने बता दिए। एक तो अम्लीय उदर के अंदर जो अम्ल बन जाता है वो पीएच अम्ल हो जाता है और उसका उपचार MgOH2 से किया जाता है। उसके पश्चात मुख की जो पीएच है उससे दंत क्षय होता है, उसका उपचार दांत मंजन और क्षारीय विलेन से मुख की सफाई करने से किया जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। इसके आगे चले अपन। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पाठ में। तीसरा जो मेथड है या उपयोग है मधुमक्खी चींटी या कीटों के डंक से अम्ल का स्त्रावन होता है, जिससे त्वचा के ऊपर जलन और दर्द होता है। उसके उपचार के लिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उस जगह पर लगाया जाता है जो उस अम्ल को उदासीन कर लेता है। आप लिखें मधुमक्खी कीटों चींटी एवं कीटों के डंक से अम्ल का स्त्रावन होता है। अम्ल का स्त्रावन होता है, जिससे त्वचा पर जलन एवं दर्द होने लगता है। इसके उपचार के लिए NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगाया जाता है, त्वचा पर लगाया जाता है, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अम्ल के प्रभाव को
उदासीन कर देता है, कर देता है। तीसरा महत्व आपने देख लिया। चौथा जो महत्व है अम्लीय वर्षा, आपसे पूछ भी सकते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आप एक बार ध्यान दें। वैसे तो वर्षा का जो शुद्ध जल होता है वो शुद्ध जल होता है। इस वर्षा के शुद्ध जल में कोई प्रदूषक मिल जाते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड आदि प्रदूषक अगर उस जल में मिल जाएंगे तो वह जल क्या कहलाएगा, उस जल जिस जल में प्रदूषक मिले हुए हैं वह वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। ये अम्लीय वर्षा जलीय जीवों को, फसल को, मिट्टी को और बहुत सारे बिल्डिंग इमारतों को हानिकारक होती है। इसलिए प्रदूषकों पर नियंत्रण करना चाहिए जिससे अम्लीय वर्षा का प्रभाव कम हो सके। इसमें अपन लिखें वर्षा का जल, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है। यदि इस जल में विभिन्न प्रदूषक, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, आदि मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसे होती है। कार्बन के ऑक्साइड की प्रकृति मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बन के ऑक्साइड आदि मिल जाते हैं। यदि इस वर्षा में मिल जाते हैं तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। समझ में? वर्षा के शुद्ध जल में जब विभिन्न प्रदूषक मिल जाते हैं तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह अम्लीय वर्षा फसल, मिट्टी, भवन, जलीय जीव जंतु एवं समस्त पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, हानिकारक होती है। समझ में आई बात आपको? यह वर्षा सभी जलीय जीव और समस्त पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रखें, अर्थात प्रदूषकों पर नियंत्रण करके अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है, समझेगा कि अगर वर्षा जल में अगर कोई प्रदूषक मिल जाते हैं तो वो वर्षा जल कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है।
अम्लीय वर्षा कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र सभी के लिए हानिकारक है। प्रदूषकों पर नियंत्रण करके अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच, इससे क्या होता है? मृदा की पीएच ज्ञात करके, मृदा की पीएच ज्ञात करके उसमें बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है। उसमें बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है। समझ बात? मृदा की पीएच ज्ञात करके उसमें बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है, जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो सके। जिससे क्या हो सके? जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति की जा सके। अच्छी फसल प्राप्त की जा सके, की जा सके। समझ आई? आज हमने पीएच स्केल और उसके महत्व के बारे में पढ़ा। आगे इस पाठ में कुछ यौगिक हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।